Assalamu alaikum. Welcome to Biology with Medico Class Metric, chapter number 2, Homeostasis. And today we will discuss the topic is homeostasis in men. Humans के अंदर भी एक homeostasis system developed है जिसके अंदर organs आ जाते हैं जो कि homeostasis करवाते हैं. उसमें first है skin, lungs and then kidney. ये तीन एक ऐसे organs हैं जो कि हमारी बॉडी को होम्योस्टेट करवाते हैं. सो फर्स्टली वी डिस्कस स्किन. स्किन को हम एक लार्जेस्ट ऑर्गन भी कंसीडर करते हैं जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना बाकी ऑर्गन्स को. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है. ये हर चीज़ से डिफेंस करता है. अब किस तरह से? ये टेम्परेचर को ना अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है. और दूसरी चीज़ वाटर की बात करें तो वो अंदर नहीं आ सकती. तो इसी तरह से बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन करना स्किन का काम है. तो स्किन जो है वो सबसे पहले टेम्परेचर को, वाटर को, सॉल्ट एंड प्रेशर को मेंटेन करती है. मीन्स कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है. तभी हम कहते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है. अब स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है. तो हर लेयर का अलग अलग से फंक्शन है. एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, दे आर द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन. तो उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स. नाउ द लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है. बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मीन्स की गैसेस के एक्सचेंज को मेंटेन करना लंग्स का काम है. उसके अलावा ये रिस्पायरेशन के रेट को भी मेंटेन करता है. और जो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रही है तो फ्लो हो रही है उसको भी मेंटेन करना लंग्स का काम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर तो ब्लड के पीएच में चेंज आता है. और जब ब्लड के पीएच में चेंज आएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन अ कार्बन डाइऑक्साइड तो इंसान की, ह्यूमन की डेथ कॉज हो सकती है. तो इसीलिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ब्रीथिंग का रेट भी इंक्रीज़ करवाया जाता है और रिस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज़ करवाया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास किडनीज़ हमारे पास 2 पेयर में होती हैं. किडनीज़ को हम कहते हैं कि ये फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड है. फ्लूइड हमारे पास बॉडी में कौन सा है? ब्लड है. तो ब्लड को फिल्टर करना किडनी का काम है. ठीक है. द मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर. यहाँ पे कह रहे हैं यूरिन को, कि हम यूरिन को, एक्सेसिव वाटर को जब हम बॉडी से रिलीज़ करते हैं, रिमूव करते हैं तो इस तरह से भी बॉडी मेंटेन होती है. उसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन जो कि मसल से एक्सक्रिएट होता है. उसके अलावा भी जो वेस्टर्स होते हैं थ्रू द यूरिन उसके किडनीज से पास होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि किडनीज़ जो हैं वो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके हमारी बॉडी को मेंटेन करती है. इन सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करके बॉडी से, बिकॉज दिस थिंग्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, तो इसीलिए किडनीज़ इनको मेंटेन करके एक्सक्रीट आउट कर देती है. देन बॉडी जो है मेंटेन रहती है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन. मैंने आपको पहले बताया था स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है. फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस और थर्ड है हाइपोडर्मिस. ये 3 लेयर्स हैं जिनसे स्किन मिलके बनी हुई है. तभी हम कहते हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. सो आउटर मोस्ट लेयर स्किन की होती है एपिडर्मिस. ये फ्लैट स्ट्रेट होती है जो कि डेड केराटिनाइज प्रोटीन सेल से मिलकर बनी होती है. इसके अंदर कोई ब्लड वेजल्स नहीं होते इसलिए ये इम्परमिएबल होती है. इम्परमिएबल मीन्स कि ना ये वाटर को अंदर आने देती है ना ये वाटर को लॉस होने देती है, क्योंकि वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है. तो इसलिए ये वाटर को लॉस होने नहीं देती. इम्परमिएबल मीन्स कि ना किसी चीज़ को अंदर आने देती है ना किसी चीज़ को बाहर जाने देती है. ठीक है. उसके अलावा ये प्रोटेक्टिव लेयर भी, बिकॉज दिस इज़ अ लास्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है. उसके साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है, उससे बचाती है अंदर की स्किन को. सेकंड हमारे पास है डर्मिस. एक ऐसी लेयर होती है
विच लाइज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है, मौजूद होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। कोई भी चीज़ होती है इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तो वहाँ पे रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, देन फिर उसको कंट्रोल, उसको होम्योस्टेट करवाते हैं। वो डिटेक्ट करती है कौन, रिसेप्टर्स, टेम्परेचर को, पेन को, प्रेशर को, उसके अलावा भी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पर रिसेप्टर्स आके उसको डिटेक्ट करते हैं, देन फिर उसको मेंटेन करने का काम भी डर्मिस स्किन का होता है। सो डर्मिस स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्किन की सरफेस के ऊपर, जो कि स्वीट को प्रोड्यूस करते हैं। अब स्वीट जब प्रोड्यूस होगा तो उसी तरह से टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, उसके साथ साथ ये यूरिया और वाटर सॉल्ट को भी सिक्रेट करते हैं। इसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स हम बात की पहले भी कि एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं, तो उसके अलावा अगर देखी जाए बात डर्मिस की तो इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बात को इस तरह से लिखा है कि नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स मीन्स के इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करवाती हैं। उसके अलावा डर्मिस जो है उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं मीन्स के जहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होती है। उसके अलावा इसके पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल की सिक्रीशन करते हैं। बहुत देखा होगा आप लोगों ने कि जब सुबह के टाइम जब लोग उठते हैं तो उनके चेहरे बहुत ऑयली होते हैं, उनके फेसेस जो हैं वो बहुत ऑयली होते हैं, तो उनके पास सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनका फेस बहुत ऑयली होता है। लास्ट हमारे पास है हाइपोडर्मिस लेयर। ये इनरमोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर फैट कंटेन होता है। इसके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है जो कि इंसुलेशन का काम करता है कि वो हीट को लॉस होने नहीं देता है, इसलिए ये एनर्जी को स्टोर कर देता है। हीट को लॉस करेगा तो बहुत से नुकसान भी हो सकता है, तो हीट को लॉस नहीं करने देता है, इसलिए यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू का काम है कि वो फैट को स्टोर करता है, तो वहाँ पे वो इंसुलेशन का काम करेगा। यहाँ पे डायग्राम में क्लियर है कि फर्स्ट लेयर हमारे पास है एपिडर्मिस की, दिस वन, और ये डर्मा मीन्स के डर्मिस है, ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं ब्लड वेजल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, हेयर बल्ब या तो हेयर फॉलिकल्स वो भी मौजूद हैं। तो मीन्स के इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ब्लड वेजल्स वगैरह एपिडर्मिस के अंदर मौजूद नहीं हैं। उसके अलावा हाइपोडर्मिस में देखा जाए तो ये एडिपोज टिश्यू होता है इसके अंदर जो कि इंसुलेशन का काम कर रहा होता है। उसके अलावा आर्टरीज, वीन्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये 3 लेयर्स है मीन्स की स्किन दिखाई गई है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करके। नाउ द टॉपिक इज रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो स्किन रेगुलेट करवाती है किस तरीके से। स्किन हमने कहा ऑर्गन है, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, उसको रेगुलेट करवाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पर रिसेप्टर्स, स्किन के रिसेप्टर्स आते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को कि वो चेंज हो चुका है। तो अगर चेंज हो गया तो उसको सेट पॉइंट पे लाना है, तो वो सेट पॉइंट हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट में उसको सेट पॉइंट पे लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है या तो डिक्रीज़ हो गया है, इंक्रीज़ हो गया या तो डिक्रीज़ हो गया, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स आएंगे, नर्व इम्पल्स भेजी जाएगी। नर्व इम्पल्स मीन्स के न्यूरॉन्स को जनरेट करना, न्यूरॉन्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। ये जो नर्व इम्पल्स है ना, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ताकि वो उसको डिटेक्ट करे, ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट करे कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाना है, अगर कम है तो उसको ज़्यादा करवाना है। ये जो प्रोसेस करवा रहा होता है उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि टेम्परेचर को करेक्ट लेवल पर पहुँचाता है। नाउ अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या क्या मैकेनिज़्म एक्टिवेट होते हैं, क्या चीज़ होती है वो हम पढ़ते हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर अगर बॉडी का राइज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब होता है
किसी चीज़ का भी इंक्रीज़ हो जाना दैट्स कॉल्ड हाइपर, किसी चीज़ का डिक्रीज़ होना दैट्स कॉल्ड हाइपो। और थर्मिया एक कंडीशन का नाम है। थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसे उस कंडीशन कहते हैं हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने कहा कि हाइपरथर्मिया है। अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो सबसे पहले क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होगी मीन्स के वेजो मीन्स वेजल्स और डायलेशन मीन्स के डायलेक्ट होना या फिर वाइड मीन्स के वो चौड़ा हो जाए अपनी साइज़, मतलब कि साइज़ अगर इतनी इसकी साइज़ है तो वो साइज़ इतनी हो जाएगी उस वेजल की, उसे हम कहते हैं वेजोडाइलेशन। अब क्या होता है इसमें, टेम्परेचर बढ़ गया है, अब ये इस कंडीशन में थी, अब ये वाइड हो चुकी है, डायलेशन हो चुकी है इसकी, तो इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा मीन्स कि हीट जो है वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर हीट जाएगी। तो इस तरह से ये वेजोडाइलेशन होगी कि स्किन से वो ब्लड जो है फ्लो होना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर से ज़्यादा ही बाहर की तरफ जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजोडाइलेशन। तो अब फ्लो हो गया, हीट बाहर आ रही है। हीट जब बाहर आएगी तो हमारी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेटिंग की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब स्वेटिंग की प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एवापोरेशन भी होगी। जब स्वेटिंग होती है हमें तो वो इफ़ेक्ट करती है हमारे बॉडी को कूल करने का, वो कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। एवापोरेशन जब होती है तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट देती है हमारी बॉडी को। तो जो स्वेट है वो हमारी स्किन के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो फिर वो कूलिंग इफ़ेक्ट देती है हमें। तो मीन्स कि जब वेजोडाइलेशन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वेजोडाइलेशन होगी, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, और फिर जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं वो सरफेस स्किन की सरफेस के अगेंस्ट फ्लेट हो जाएंगी, मीन्स कि वो स्ट्रेट रिलैक्सली मसल्स के साथ वो अटैच हो जाएंगे। हॉट कंडीशन में मसल्स के साथ वो अटैच हो जाएंगे इन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर अगर वो हाई होगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैंने कहा कि इसको हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे हाइपोथर्मिया, मीन्स के टेम्परेचर का कम हो जाना। इसमें क्या होता है, वहाँ पर वेजोडाइलेशन हो रही थी, अब यहाँ पे वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगी। वेजो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स के ब्लड आर्ट्रियोल्स या तो फिर वेजल्स जो थी वो वाइड हो रही थी, यहाँ पे नैरो होंगी, पतली होंगी। अब पहले हमने पढ़ा है कि जो ब्लड आर्ट्रियोल्स होती हैं वो स्किन की किस पार्ट में होती हैं, किस लेयर में होती हैं, वो डर्मिस लेयर में होती हैं, डर्मिस लेयर में होती हैं। तो वहाँ पे क्या करती है, ब्लड के फ्लो को डिक्रीज़ करवाती है और हीट कम लॉस होती है। टेम्परेचर वैसे ही कम है, टेम्परेचर कम है तो मीन्स हीट तो कम ही लॉस करवाएगी, इतना ज़्यादा हीट को लॉस करवाना नहीं पड़ेगा। हीट को भी लॉस नहीं कर रही तो इट मीन्स के हेयर्स जो है वो अपराइट हो जाएंगे, मीन्स के अब वो इंसुलेशन का काम करेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, पहले वहाँ पे रिलैक्स हो रही थी, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हेयर्स से पहले अटैच थी तो अब हेयर्स अटैच नहीं होंगी, वो अपराइट खड़ी हो जाएंगी ऊपर की तरफ। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे या फिर ना होने के बराबर, स्वेटिंग होगी नहीं, तो इससे एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, बचत हो जाएगी एनर्जी की भी। जब बॉडी से वाटर रिलीज़ होता है, रिमूव होता है, तो हम एनिमल्स या हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस में से जब वाटर रिलीज़ होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेटिंग। और जब एनिमल्स में से जब ये सिक्रीशन होती है, एक्सक्रिएशन होती है, उसको हम कहते हैं पर्सपिरेशन। और जब प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो उसमें हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन या फिर गटेशन। मीन्स कि हर ऑर्गेनिज्म में वाटर रिमूव होता है तो उन कंडीशंस को, उन प्रोसेस को हम अलग तरह से नाम देते हैं। ह्यूमंस में स्वेटिंग का, एनिमल्स में पर्सपिरेशन का, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन और गटेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिक रेट। मीन्स के टेम्परेचर जब हमारा डिक्रीज़ होता है ना, उसमें भी हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो कोल्ड कंडीशन है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि ऑर्गन जो है मेटाबॉलिज्म करेंगे। मीन्स कि ऑर्गन जो है वो जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस फंक्शन को ज़्यादा, अपने रेट को जो है वो ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, और उसके साथ साथ हीट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होगी, और जो हीट जनरेट होगी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में भी भेजी जाएगी। तो यहाँ पर है हाइपोडर्मिस लेयर, हमने पढ़ा था, जिसके अंदर
एडिपोज टिश्यू होता है। अब ये जो है वो प्रिवेंशन का काम करता है, मीन्स कि इंसुलेशन का काम करता है, ये हीट को लॉस होने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी जो है वो जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो बॉडी खुद ब खुद इस तरह से रेगुलेट करती है अपने आप को, ताकि टेम्परेचर बॉडी को मिल सके, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बाहर रिलीज़ ना हो। क्योंकि अब ये टेम्परेचर बना किस तरह से, हीट किस तरह से बनी, ये हीट जो है वो शिवरिंग के साथ बनी, क्योंकि कोल्ड कंडीशन है तो शिवरिंग होगी हमें, तो उसके थ्रू जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर गिरता है या तो टेम्परेचर राइज़ होता है, बढ़ता है, तो क्या क्या चीज़ें होती है। अगर टेम्परेचर गिरता है तो उसमें वेजल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो शिवरिंग होगी, मैंने आपको पहले बताया कि फॉल्स होगा तो शिवरिंग होगी, हमें इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शन है तो उसमें मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस कंडीशन में रिलैक्स होंगे और हीट जो है वो जनरेट होगी, लेकिन वो हीट जो है बाहर नहीं जाएगी, तो इसलिए पूरी बॉडी को गर्मी फील करेगी या फिर गर्म फील करेगी। ठीक है, वार्म्स कर देगी बॉडी को। सही है, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगी, मीन्स के वाइड हो जाएंगी, मतलब पतली हैं तो वो ज़्यादा ही जो है वो मोटी हो जाएंगी। उसमें क्या है, हीट लॉस ज़्यादा होगी, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, यहाँ पर एनवायरनमेंट में हीट जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे सिक्रीशन होगी स्वेट की, और फिर ये हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है, एवापोरेशन जो कूलिंग इफेक्ट देता है। इन द प्रोसेस द टेम्परेचर जब राइज होगा, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसमें क्या होगा कि हीट जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो हीट जो रिटेन हो जाएगी, बच जाएगी। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो नॉर्मल पॉइंट पे आ गई है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पॉइंट पे आ गया है, वही 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों कंडीशंस हो रही हैं, लेकिन बॉडी क्या करेगी कि वो उसको होमोस्टेसिस करवाएगी एंड देन जो मेन है हमारे पास पॉइंट पे ले आएगी उसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। मीन्स कि अब लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कम कंसंट्रेशन को अपने अंदर किस लेवल पर वो मेंटेन रखती है। तो बात यह है कि टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या करती है, एरोबिक रिस्पायरेशन करती है, और जब एरोबिक रिस्पायरेशन करेगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी, पूरी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज है, और उस ब्लड में जाके डिफ्यूज़ हो जाएगी, और फिर जब डिफ्यूज़ होगी तो ब्लड के अंदर RBCs मौजूद होते हैं, तो RBCs के वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और जो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बोनिक एसिड किस तरह से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बना है, और वाटर जो है वो हमारा RBCs का था। तो RBCs के पास ही एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, वो जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, मीन्स कि उसको डिसोसिएट कर देगा H आयन और बाइकार्बोनेट आयन को आयन के अंदर, और H आयन जो है, और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो H आयन जो है ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो RBCs के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाएगा। जब H आयन जो है ब्लड के अंदर चला जाएगा तो उसको कंटिन्यूसली एक स्पेशल डिटेक्टर्स होते हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। रिसेप्टर्स हम कहते हैं, 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि H आयन को ब्लड के अंदर चेक कर रहे होते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो हमारे पास है कैरोटिड बॉडीज़ और ऑर्टिक बॉडीज़। ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि H आयन को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्योंकि जब H आयन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड की pH में चेंज आता है, इसलिए उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं RBC से, जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, और फिर थोड़ी अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो RBCs उसको कैरी करते हैं। ठीक है, और डिज़ोल्व करते हैं ब्लड के अंदर, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेते हैं, ठीक है, जो बनी है तो वो जो है लंग्स के अंदर चली जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोसेस था वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होके H आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद और वो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो लंग्स के अंदर जाएगा। अब दोबारा से अब
जो H है वो पूरी बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। तो वापस से क्या होगा, जब लंग्स के अंदर जाएगा तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाएंगी कार्बनिक एसिड में, और कार्बनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी सी अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, लंग्स के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड RBCs के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आएगा, उसको डिसोसिएट कर देगा H आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। तो H आयन जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, वहाँ उसको मॉनिटर करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो RBCs से जो है वो प्लाज्मा के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये लंग्स के अंदर चले जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन से लंग्स के अंदर चला जाएगा, और H आयन जो पूरी बॉडी ब्लड के अंदर है, तो वहाँ पर ये दोनों वापस मिलेंगे, तो फिर जो है कार्बोनिक एसिड बनाएगा। उससे पहले ये प्लाज्मा में किस तरह जाएगा कि ये अपने आप को पहले रिप्लेस कर देगा दूसरे आयन के साथ, क्लोरीन आयन के साथ अपने आप को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो है अपने आप को दोबारा उसी जगह पे लाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होके उसके बाद जो है वो ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये फिर थोड़ी अमाउंट बचेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर जो है वो उसको एक्सपेल कर देगा ब्रीथिंग के प्रोसेस में, उसको एक्सपायरेशन के प्रोसेस में उसको एक्सपेल कर देगा, मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। मीन्स कि इस तरह से थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड बचती है ये प्रोसेस करके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर इतना नहीं रख सकते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड की पीएच में चेंज आता है। ब्लड की पीएच में इस तरह चेंज आता है कि ब्लड की पीएच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर ये चेंज आता है कि रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को कि कार्बन डाइऑक्साइड के रेट को जो है वो कम करें, क्योंकि ज़्यादा करने से ब्लड की पीएच में चेंज आएगा और डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इस तरह से H आयन जो है वो ज़्यादा भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है तो H आयन बनता है, और H आयन जो है ब्लड की पीएच को चेंज करता है। तो इसलिए यहाँ पे रिसेप्टर्स हमने पहले भी पढ़े हैं कि कैरोटिड बॉडीज़ और ऑर्टिक बॉडीज़ होती हैं, वो उसको डिटेक्ट करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज़ कर सके, तो वो जल्द ही ब्रीथिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ करवाता है। ब्रीथिंग का प्रोसेस जब इंक्रीज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्द ही बॉडी से बाहर चली जाएगी और ब्लड की पीएच सही हो जाएगी। मीन्स कि ब्लड की पीएच तो 7 होती है, तो वापस अपनी नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे रिसेप्टर्स का काम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज़ करवाना। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ब्लड के अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो ब्लड की पीएच में चेंज आएगा। यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि यही कि किस तरह से वो लो रखता है। तो यहाँ पर है सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी बॉडी के अंदर और रेड ब्लड सेल्स के पास आएगी, देन फिर वो ऑर्गन्स के पास जाएगी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ही जाएगी। उसके बाद यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आएगा RBCs के बाद, RBCs के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा। इसके किस तरह से ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू आती है, RBCs के पास आती है, फिर बॉडी के अंदर स्पीड आउट होती है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सपेल आउट होता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। अब किडनी जो है वो ब्लड की कंपोजिशन किस तरह से करती है। ब्लड एक फ्लूइड होता है, सेल से मिलकर बना होता है, RBCs रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। मीन्स के ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेलुलर और एक फ्लूइड। सेलुलर में RBCs और वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं और फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा आ जाता है। तो प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। कुछ सोल्यूट्स होते हैं, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसके अंदर मौजूद होता है। और फिर लिवर जो है कंटिन्यूसली यूरिया को प्रोड्यूस करता है, अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके अमोनिया और यूरिया को बनाता है लिवर। उसके बाद हम जो है फिर कंटिन्यूसली ही आयंस को इनटेक कर रहे होते हैं फूड के थ्रू। तो फूड में जो है सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है।
तो उस तरह से बाकी भी आयन मौजूद होते हैं फूड के अंदर, जो कि हम उस चीज़ को इंटेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर के कंसनट्रेशन भी सोल्यूट और नाइट्रोजन वेस्ट भी किडनी ही मेंटेन करता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से यूरिनरी सिस्टम के अंदर कि किडनी का क्या क्या फंक्शन होता है। किडनी 3 प्रोसेस करता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और फिर जो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, जो चीज़ें बच जाती हैं वो किस तरह से रीअब्जॉर्ब होती हैं, फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, पूरा मेंटेन किडनी करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, सोल्यूट को, वाटर को। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।